अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, तहरीक इंसाफ को जिस कदर बैरूनी मसाइल का इस वक्त सामना है, उतने ही मसाइल तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी मौजूद हैं। PTI के साबिक़ रहनुमा फवाद चौधरी साहब की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और वो PTI की मौजूदा क़यादत पर छोटे छोटे तनकीदी बम गिराते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फवाद चौधरी साहब ने शेर अफजल से मुतालिक गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि ये सारे ड्राइवर लेवल के लोग हैं जो जीत कर आ गए हैं, और सवाल ये उठाया कि इनकी सियासी खिदमात आखिर क्या हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि PTI की मौजूदा क़यादत से इमरान खान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। वो कहते हैं कि PTI की मौजूदा क़यादत फ़ेल हो चुकी है क्योंकि इमरान खान 13 महीने से जेल में ही हैं और अगले 13 महीने भी वो जेल में रहेंगे, और इसकी वजह यह है कि PTI की क़यादत के पास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। अब इस पर मौजूदा क़यादत भी रद्द-ए-अमल दे रही है। PTI की कोर कमेटी ने वफाद चौधरी से रब्ता किया और उनसे तनकीद ना करने की दरख्वास्त की। फिर ये भी कहा गया कि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों के पास पार्टी मामलात पर तबसरे का कोई अखलाकी जवाज़ या इख्तियार नहीं है। रऊफ़ हसन साहब की इस पर स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि फवाद इस वक्त पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है और जब बानी PTI बाहर आएंगे तो वो फैसला करेंगे, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने रजीम चेंज में फवाद चौधरी का किरदार होने का इंकशाफ कर दिया। अब सवाल नाजरीन ये है कि ये जो धड़े बन गए हैं, एक तो ये कि इसकी पार्टी की सियासत और मकबूलियत पर क्या असरात पड़ेंगे, और दूसरा सवाल ये क्या खान साहब अडियाला जेल में बैठकर ये खलफशार दूर कर पाएंगे। इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजबुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजबुल साकिब साहब, फवाद चौधरी को आखिर प्रॉब्लम क्या है इस वक्त मौजूदा क़यादत से? इसका जवाब तो बहुत आसान है। क्यों, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब हो जाएं, मरवत साहब हो जाएं, शिबली फराज साहब हो जाएं, इस तरह के और भी हमारे कुछ 4-5 दोस्त हो जाएं, इनकी धड़ेबंदियों का, इनकी ग्रोहबंदियों का, इनका आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। PTI या तो होती ना कि एक जमात होती और उसको जमात की तरह से किया जाता। PTI तो इमरान खान है। मुझे ये बताइए, इमरान खान के कितने धड़े बने हैं? अच्छा, इमरान खान को कौन तकसीम कर सका है? आप ज़रा थोड़ा सोचिए। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है, आप ज़रा आलम तो देखिए। ये सारे के सारे लोग जो है ना, देखिए ना वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको निकाला जा रहा है, ना वो इम्पॉर्टेंट हैं जो कि वापस आ रहे हैं। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है? और वो जो आदमी है जिसके नाम की पार्टी है, वो जो आदमी है जिसके पीछे अवाम पागल हुई हुई है, वो एक आदमी है और वो जेल में है। अगर आप सोशल मीडिया जिंदाबाद देखिए, सोशल मीडिया पे पिछले कुछ महीनों की अगर आप रिपोर्टें देखें ना, तो उसमें देखें क्या क्या कुछ हो चुका है ऑलरेडी। जरा देखिएगा, उसमें धड़ेबंदी हो चुकी है, उसमें बाकायदा तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनना शुरू हो गया है। बुशरा बीबी के साथ ये होने लगा है, जहर इसको दिया जाएगा, फलाना ये है, जज साहिबान ये कर रहे हैं, फलाना हो रहा है, क़यामत आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि अमरीकी क़रारदाद आ जाती है, उससे भी कुछ नहीं होता। PTI जो है वो IMF को ख़त लिखते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। फिर हमने देखा कि 9 मई जैसी, यानी एक ऐसा वाक़या 9-10 मई का वाक़या पेश आता है जो कि नहीं आना चाहिए। नई चीज़ क्या हुई है रामी? नई चीज़ ये हुई है कि लोगों को पता लगा है कि सुन्नी इत्तेहाद नाम की कोई पार्टी है। नई चीज ये हुई है कि सियासी पार्टियों को 2-3 हकीकतों का पता लगा है। नंबर 1 कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस है ना, उनको सही तरह से सीरियसली लेके करना है, क्योंकि ये आपके जड़ों में बैठ सकती है अगर आप पर मुश्किल वक्त हो। नई बात क्या हुई है? नई बात इसके अलावा, जी बिल्कुल, नई बात इसके अलावा क्या हुई है? एक पुरानी बात है जिसको दोहराया गया है कि जब आप अड्डा लगाते हैं किसी के साथ, जब आप मुतक्का लगाते हैं किसी के साथ, तो देख लीजिए कि आप लगा भी सकते हैं कि नहीं। ये कुछ नया हुआ है और कुछ पुराना हो रहा है। लिहाजा मेरे से जो आपने सवाल पूछा है, फवाद चौधरी मेरे नजदीक अहम नहीं है, ना ही मरवत साहब अहम है। अगर तो मरवत साहब अहम है, या शिबली फराज साहब, या उमर अयूब साहब, या ये फवाद चौधरी साहब, तो खान जेल में है तो यहां बाहर कुछ करके दिखाए ना। अभी आपके ख्याल में अगर इनमें से 2-3 लोग इकट्ठे होकर बाहर निकलेंगे और आपको जलसे की इजाजत मिल जाएगी, लोग किसको सुनने आएंगे? आपको पता चल जाएगा। देखिए, एहतजाज नहीं चला, IMF को खत नहीं चला, अमेरिकी करारदाद या UN की किसी वर्किंग यानी कमेटी की बात जो है, हत्ता के UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका, वो जो अंतोनियो गुतेरेस नाम है जिनका,
उनकी बात भी नहीं यानी चली, भूख हड़ताल तक बात आ गई है। तो दूसरी तरफ ये जो धड़ेबंदियां वगैरह, इसकी क्या रेलेवेंस है? अब जब भूख हड़ताल तक बात आ गई है तो इसका मतलब ये है कि अब ये आखिरी हरबा आजमाया जाने लगा है। देखिए खान साहब, मशवरा आप नहीं सुनते, कंप्रोमाइज आप करते नहीं हैं, ग्राउंड रियलिटीज को आप समझ नहीं रहे, अपनी जिद पे आप कायम हैं। अब यह है कि आपके इस रवैये की वजह से पता तो चल रहा है कि एक दलेर आदमी है और वो डटा हुआ है फलाना, लेकिन यह है कि वक्त गुजर रहा है, अवाम पिस रही है, अवाम को आपकी ज़रूरत है। कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि इस हुकूमत के साथ या तो मिल जाएं या कुछ ऐसा निकालें, ये जो एपीसी हो रही है कोई रास्ता निकालें अवाम के लिए। आपने हमेशा अवाम की बात की, अब यह है कि आपकी अवाम पिसी हुई है, आप जेल में हैं, और ये जो बाहर लोग हैं इनको तो ये तो आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा था पहले कि ये तो आपके कोलंबस हैं, इन्होंने तो आपका नाम इस्तेमाल करके, और यही वो लोग हैं। इमरान खान जरा सा इधर से उधर होता है, देखिए ये किधर जाते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि खान साहब कोई दरमियानी रास्ता चुनिए, और ये बात जो है ये सबके सोचने की है। वो तमाम मुक्तदरा जो है, हुकूमत जो है, इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि ये जो जिस तरफ चल रहा है आपका यानी मुआशी सूरत हाल, ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। दरमियानी रास्ता आपको देखना पड़ेगा। ठीक है राव खालिद साहब, क्या वाकई ये इररेलेवेंट है कि बाहर मौजूद क़यादत क्या कर रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे लड़ रहा है? क्योंकि ताकत का सरचश्मा तो अडियाला जेल में इस वक्त। और दूसरा है कि फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि मौजूदा क़यादत ने कुछ नहीं किया तहरीक इंसाफ के लिए, पार्टी के लिए या खान साहब के लिए, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए वो जो एक बुनियादी बात, उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इमरान खान वही सब कुछ है। और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में इसी तरह से है, जो लीडरशिप होती है ना, नवाज शरीफ हों, भले आसिफ जरदारी हों, बेनज़ीर भुट्टो थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ये जितने भी लीडर रहे तो वही सब कुछ होते हैं, उनके पीछे सारे चलते हैं। वो नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं, फिर पार्टी भी नहीं, सब कुछ फ़र्क हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती इसी तरह से है कि लीडर की वजह से सारा कुछ चल रहा होता है। और यहाँ पे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अब इस्टेब्लिश हो गई है, उसकी सपोर्ट इस्टेब्लिश हो गई है। आप देख रहे हैं उसमें 2 साल से खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया। 8 फरवरी हुआ, सारे खलफशारी फिर शर्मिंदा हुए उसमें। 2 तो बिल्कुल सियासत से भी तौबा कर गए हैं कि हमने सियासत ही नहीं करनी। जी। तो ये मामला चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। मसला ये है कि अब पीटीआई की जो सूरत हाल ये है कि वो किसी ज़माने एक बैंक का इश्तिहार आया करता था कि फलाना बैंक, मेरा बैंक, एक खातून बोलती थी, फिर बंदा बोलता मेरा बैंक, एक पीछे से बारीक सी आवाज़ आती थी, मेला भी तो है। अच्छा। वो बच्ची छोटी बोलती थी। अब पीटीआई के बारे में ये सब हो रहा है, बच्ची कौन है? कि जो कहता है मैं पीटीआई हूँ, वो कहता है मैं पीटीआई हूँ, वो कहता है मेरी पीटीआई है, ये मेरी पीटीआई है, तुम कौन हो, तुम बाहर से आ गए, तुम चले गए, ठीक है। ये तो वक्त बताएगा किसकी कमजोर आवाज है। फैसला खान साहब ने करना है, उन्होंने मेला भी तो है को देना है या मेरा भी तो है को देना है, किसको उन्होंने उसमें देना है। अब एक कह रहा है जी मैं खान साहब को रिहाई दिलवा दूंगा, चौधरी साहब का दावा है कि मैं हूंगा तो दिलवा दूंगा। दूसरे कहते हैं मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। इधर हुकूमत कहती है कि हम सोच रहे हैं 5 साल बाहर ना ही आए, तो फिर कौन ये करेगी? फवाद चौधरी साहब की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा था, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह से जिद कर रहे हैं अब कि पार्टी के हवाले से ये मैंने करना है, ये इस तरह होना है, ये हम कर देंगे, ये फारग है सारा, उससे मुझे थोड़ा सा डाउट शुरू हो गया। पहले मुझे लगता था कि वो ज़ाहिर है डेस्परेट थे, गए मजबूरी में चले गए, उनके साथ ज्यादती भी हुई, डेस्परेट थे। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है, मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि ये चीज़ें पार्टी के अंदर इंतशार का बायस बन रही हैं, और इस इंतशार को अगर चौधरी साहब मुखलिस है पार्टी से, इस इंतशार को रोकने के लिए वो थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ जाएं। उनको भी पता है इमरान खान के फैसले से फैसला, उनकी आने या ना आने का फैसला इमरान खान ने करना है, सब कुछ पता है। फिर ये बयानबाजी आए दिन, कभी कहते हैं मुझे रोक दिया तो मैं रुक गया, कभी फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बार बार वो कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कर रहे, आप जितनी हुकूमत के माउथ पीस हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि खान साहब बाहर नहीं आएंगे, ये इस तरह हो गया, ये पार्टी इस तरह हो गई, ये इस तरह हो जाएगा,
तो वो सारी तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें वो हो रही हैं। अच्छा। तो वो जो लोग ये शक कर रहे हैं कि लॉन्च किया गया 3-4 बंदों को पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, ये कामयाब तो नहीं होगी कोशिश, लेकिन ये है कि ये लोग जो है ये अपनी क्रेडिबिलिटी वो ख़राब करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी बात होती, खान साहब का मीडिया से भी इंटरेक्शन होता है, वो क्लियरली बता देते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पार्टी के लोगों को तो कहा, उनकी बात किस हद तक वो कन्वे अब तक सही हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जो जर्नलिस्टों से बातचीत हुई है उसमें तो कोई उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की कि ये है या नहीं है सारा कुछ। वो भी लगता है मजे ले रहे हैं कि ये ठीक है, आपस में लगे रहेंगे, जो भी कर रहे हैं इनको करता रहने दो। फवाद चौधरी साहब उधर लगे हुए हैं, बाकी इधर लगे हुए हैं आपस में। उनको जो कोई डैमेज होता नजर नहीं आ रहा इन तमाम चीजों से, पार्टी को या बयानी को डैमेज होता उनको कोई नजर नहीं आ रहा, कोई सरोकार नहीं इस बात से। मसला ये है ना कि वो डैमेज तो तब होना अगर हुकूमत को होश के ना खुले। हुकूमत अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे इकदाम कर रही है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में पूरी तरह मददगार है। जैसे आज उमर अयूब के वो छापा वापा पड़ गया और वो उनके वारंट जारी हो गया और इस किस्म की चीज़ें, तो वो तो हुकूमत उनकी पॉपुलैरिटी को नीचे आने ही नहीं देना चाहती, उनको पूरी तरह मजलूम साबित कर रही है हर मामले में, चाहे अदालती मामलात हों, चाहे पुलिस के मामलात हों, चाहे कानूनी मामलात हों, इमरान खान से मुलाकात की बात हो, इमरान खान की सहूलतों की बात हो, या पार्टी की ओवरऑल जलसे जुलूस की बात हो, तो वो तो हुकूमत पूरी तरह उनको मजलूम साबित कर रही है। और वो उनका रोना पीटना सुन के मेरे जैसा बंदे का दिल भी पसीज जाता है कि यार वाकई बड़ी ज्यादती हो रही है इनके साथ। तो वो फिर हमदर्दी उनकी बढ़ती चली जा रही है। राव खालिद साहब, आपका तजज़िया क्या कहता है? ये एक असली क़यादत और नकली क़यादत की एक बहस शुरू हो गई है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जितने धड़े बन गए, एक तो ये कि आई हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ इट के कितने धड़े हैं एक्चुअली में, ये भी अगर आप बता सकें, और ये कि इनमें से आपको क्या लगता है कि हु इज़ द मोस्ट सिंसियर विद पीटीआई और खान साहब? पिछले 2-3 पैर वो कहते बहुत ही गलत इको गल नजम साकिब साहब ने बता दिया कि इमरान खान है वही मरकज़ो महवर है, वही उसने जब बोलना है, उसने जब कहना है, उसने जब बाहर आना है, तो सारा कुछ उसके पाकिस्तान में, मैं शुरू में यही कहा, पाकिस्तान में ये वन मैन शो ही है, पाकिस्तान में कोई जमहूरियत पार्टी में है ना मुल्क में है, ये इसी तरह चलता है, इसी तरह चलता है हमारे यहाँ इस तरह नहीं चलता कि इवन इंडिया में भी गांधी खानदान था, अब मोदी साहब आ गए हैं, वो बीजेपी थी लेकिन अब मोदी के नाम पे चल रही है, वाजपेयी के साहब के नाम पे कुछ तरह चलती रही, इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से हमेशा से यही रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ शख्सियत परस्ती होती है, शख्सियत के गिर्द ही घूमती हैं चीज़ें और उन्होंने ही चलानी होती हैं। वही जो है इमरान खान ही सब कुछ है, उसके गिर्द ही सब कुछ घूमेगा। और यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि पीटीआई ये दावा करती है ना कि हम सबसे डिफरेंट हैं, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारा जो पावर है वो ट्रिकल डाउन होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मौरूसी सियासत को ज़ाहिर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से एसेंस तो एक ही नजर आ रहा है फिर दोनों पार्टियों में। जी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट किस तरह से है? डिफरेंट थी पीपल्स पार्टी जब वो आई थी, उसी तरह से ये डिफरेंट है, क्योंकि अवाम में जो कबूलियत हुई है इनकी और जिस तरह से मकबूलियत हुई है वो डिफरेंट करती है दूसरी पार्टी से। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उस हवाले से डिफरेंट है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान में आज तक किसी ने ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा, जिस किस्म की पाबंदियों में लड़ा कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की सूरत हाल में सर्वाइव करना, इवन मार्शल लॉ के दौर में सर्वाइव करना यानी शायद आसान था। अब जिस तरह की सूरत हाल है उसमें सर्वाइव करना जो है, हुकूमत जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हर लिहाज से, तो उसमें सर्वाइव करना और इलेक्शन जीतना, ये इतना बड़ा कारनामा है, उस हवाले से तो वो डिफरेंट है। कोई और पार्टी ये काम नहीं कर सकती, शायद आगे चल के कभी हो जाए। मैंने तो नहीं देखा कि इस किस्म की सूरत हाल हो किसी पार्टी के खिलाफ और वो कायम भी रह जाए, बजाय इसके कि उसका इलेक्शन जीत जाए, वो कायम भी रह जाए, तो उस हवाले से तो डिफरेंट है ये। अच्छा चलें ठीक है। साकिब ये बताएं कि एक तो ये इख्तलाफात के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं, कौन सा धड़ा ज़्यादा क्लोज है खान साहब के, दूसरा है कि इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल के हवाले से भी कुछ आपके पास मालूमात है, क्या होने जा रहा है कल? जी ये इख्तलाफात पे भी बात करते हैं, लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल हैं जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, वो बड़ी अहम समाअत करने जा रहे हैं
पहले 30 मई को उन्होंने आखिरी समाअत की थी, जिसमें जो तीनों MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, अंजुम अकील खान, राजा खुर्रम नवाज और तारिक फजल चौधरी, उनको ये कहा गया था कि आपके पास आखिरी मौका है कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ। ये 30 मई की बात है, जिसके बाद इनकी जानिब से ट्रिब्यूनल तब्दीली की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर की और उसके बाद उस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला मुअत्तल किया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल था वो बहाल हो गया। अब खबर ये है कि तीनों MNAs को एक तो कल अदालत ने इन पर्सन बुलाया हुआ है और तीनों से फॉर्म 45 मांगे हुए हैं। मेरी इतला के मुताबिक अभी तक फॉर्म 45 जमा जो है वो नहीं करवाए गए और अगर वो जमा नहीं होते तो इससे कबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो एक ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि अगर इस मामले को लटकाने की कोशिश की गई तो हम जो उनकी मेंबरशिप है वो मुअत्तली का ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। इसके अलावा कल सिक्योरिटी के बड़े उसमें सख्त जो है वो इंतजाम किए गए हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है कल, और ये कल की समाअत में गैर मामूली ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। दूसरी बात जो है, ये जो PTI के जो अंदरूनी इख्तलाफात की बात हो रही है, इसमें अगर देखा जाए तो जो सवालात असल में उठते हैं, जहाँ फवाद चौधरी साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो वही सवाल उठा रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है जो लीडिंग पोजीशन में है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इन्होंने वो सख्तियां नहीं झेली। मतलब फॉर एग्जांपल जो उमर अयूब साहब हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, शिबली फराज इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, रऊफ हसन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर वगैरह वकला तो उनकी वैसे भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें असद कैसर हैं, शहरयार अफरीदी हैं, फवाद चौधरी खुद 5-6 माह जो है वो जेल में रहे हैं, शानदाना गुलजार हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, परवेज इलाही साहब, अली मोहम्मद खान है। तो ये लीडरशिप अलग है। अब जो बात हम कर रहे हैं कि क्या धड़ेबंदी है और इसके असरात क्या होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके असरात को ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज से 2 हफ्ते पहले जब असम्बली का इजलास चल रहा था तो शहरयार अफरीदी साहब ने जो है वो तकरीर शुरू की और उन्होंने कहा कि शायद मेरी आज ये आखिरी तकरीर होगी। उसके बाद उनके जो करीबी ज़राए बताना उन्होंने शुरू किया कि वो रिज़ाइन करने लगे हैं क्योंकि बड़े सख्त उनके इख्तलाफात हो गए हैं पार्टी लीडरशिप से और इस तरह की बात। फिर उमर अयूब साहब ने रिज़ाइन कर दिया, सारी क़यादत को इमरान खान साहब ने जेल में बुलाया, मुलाकात नहीं हुई। अगले दिन फिर उनकी मुलाकात हुई, जब बाहर निकले तो वही शानदाना गुलजार और जो शहरयार अफरीदी है वो कह रहे थे कि नहीं, उमर अयूब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। मतलब एक मुलाकात हुई तो सारे इख्तलाफात ख़त्म हो गए। और शेर अफजल मरवत साहब UK में हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे खान साहब ने बुलाया हुआ है। तो अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि इसमें जितने भी इख्तलाफात होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो एक मुलाकात करते हैं चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो हरफ़े आखिर है। हमने देखा कि PTI 3.5 साल इक़्तिदार में रही, उस्मान बुज़दार किसी एक को भी पसंद नहीं था। मतलब हर कोई बोलता था कि उस्मान बुज़दार एक तो उनके अंदर जो है वो एबिलिटी नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं है, वो जो पोर्ट्रे नहीं किया जा सकता, किसी जगह पेश नहीं किया जा सकता उनको। इसके बावजूद क्योंकि खान साहब का फैसला था तो बड़े बड़े आए, वापस हो गए, उस्मान बुज़दार कायम रहे, उस्मान बुज़दार ही रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ही पार्टी हैं, इमरान खान साहब ही हरफ़े आखिर हैं। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। और साकिब, ये जो ज़ाहिर है 2 धड़े बन गए हैं, उनमें से एक धड़ा ये कह रहा है कि जी हमने जेल जाकर मुश्किलात काटी हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं इज़्ज़त और पार्टी में आना। दूसरा धड़ा ये कहता है कि भाई हमने तो बाहर रह के मुश्किलात काटी हैं, इलेक्शन के दिनों में जो सख्तियाँ थी वो झेली हैं, उसके बावजूद हमने अच्छी परफॉर्मेंस देकर आपको वोट लेकर दिखाए हैं। तो ये दोनों ही अपने अपने तौर पर सख्तियों के आर्ग्यूमेंट्स कर रही हैं। बिल्कुल, दोनों के सख्तियों के आर्गूमेंट्स जायज़ भी हैं और उनकी जिस तरह उनकी गिरफ्तारियां हुई, एक नहीं 20 मुकदमात में, एक दर्जन मुकदमात में, एक नहीं जगह कई जेलों में वो गए हैं। वो उनकी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन मसला वही है कि जो अभी मौजूदा सेटअप या जो बैरिस्टर गौहर जो जिसके चेयरमैन हैं इसके अंडर काम कर रहे हैं, वो अपनी मुश्किलात वो बताते हैं कि उनके एतराज़ात हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान फैसला करते हैं। बाकी रही बात जो फवाद चौधरी साहब है या दीगर जो क़यादत है जो 9 मई के बाद PTI से डिस्टेंस किया,
उनका फैसला उन्होंने ही करना है। और एक बात बड़ी क्लियर है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आए, उन्होंने जो फैसला कर दिया, फ़र्ज करें वो आज से 2 माह बाद बाहर आते हैं, बाहर आकर एक मीटिंग करते हैं, उसमें फैसला करते हैं कि फलां बंदे को आपने वापस ले लिया, तो पीटीआई के लोग, पीटीआई के उनके जो फॉलोअर्स हैं वो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे उनको, ये कोई दो राय नहीं है। और जिसको उन्होंने डिस्टेंस करना हुआ, अब देखें शेर अफजल मरवत साहब, वो आए बड़े महदूद वक्त में, उन्होंने बहुत जो है वो पॉपुलैरिटी गेन की पीटीआई में, लेकिन इमरान खान साहब ने जब एक लम्हे कहा कि इनको जो है वो तमाम जो इनकी पार्टी पोजीशंस हैं उनसे अलग किया जाए, वो जैसे ही अलग हुए तो नीचे आ गए। अब वो यूके में है, वो कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, दोबारा मुलाकात करूंगा। तो ये है सिचुएशन। पीटीआई इमरान खान और इमरान खान पीटीआई है, अल्टीमेटली वो उसको कवर कर लेते हैं। बाकी मेरा ख्याल ये है कि आखिरी बात मैं करूंगा कि ये जो इख्तलाफात होते हैं पार्टी के अंदर, उसको फिर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ठीक है ये आपस में लगे रहें, तो आखिरी फैसला तो मैंने ही करना है कि आदमी फैसला करना इस पे किस तरफ जो है हमने लेकर जाना है इसको। चलें ठीक है, देखते हैं ये अप्रोच कितनी कारगर साबित होती है पार्टी के हक में और अवामूलियत के मामले में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बिजली के बिलों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं आवाम के लिए। सियासी मसाइल अपनी जगह, मगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ने जो चीखें निकलवाई हैं उस पर ज़रा करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम की इस वक्त जिस चीज़ ने चीखें निकलवा दी हैं वो है बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली पर बढ़ता हुआ टैक्स और ओवर बिलिंग। पहली बात तो ये कि गरीब और मुतवसत तनख्वाहदार तबके के लिए ये बिल अफोर्ड करना ही मुमकिन नहीं रहा, मगर वो लोग जो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह से जोड़ तोड़ करके उधार पकड़ के ये सब पैसे बिजली के बिल में अदा कर भी दें, तो जुल्म ये है कि उसको बिजली नहीं मिलती, क्योंकि लोड शेडिंग का एक जिन है जिसने लोगों की रातों की नींदें और दिन का चैन सब गारत कर दिया है। और नाजरीन ये मसला भी यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ करप्शन का बाजार गर्म है, क्योंकि लेस्को में ओवर बिलिंग के इंकशाफात सामने आ गए हैं। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को एलिजिडली बिल डाले गए हैं ज़्यादा, और ओवर बिलिंग के बायस इन प्रोटेक्टेड सारिफिन की कैटेगरी तब्दील हो गई और उन्हें करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। FIA एंटी करप्शन और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़ाहिर एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से ओवर बिलिंग के मामले पर इंक्वायरी तो शुरू कर दी गई है, मगर सवाल ये कि क्या इन सारिफिन से लूटे गए पैसे उन्हें वापस लौटाए जाएंगे? राव खालिद साहब, आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हाय, अवाम को जहाँ ये भेजना चाहते हैं वहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? उनके लिए दुनिया यानी जीते जागते जहन्नुम बना दिया गया यहाँ पे, जो सूरत हाल पैदा हो गई है। और दूसरा ये जो कार्रवाई वाली बात है ना, आज भी मैं देख रहा था हमारे वज़ीर दाखिला काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, उन्होंने मीटिंग भी की है जो ओवर बिलिंग वगैरह हुई है। उस पर एक बात पे मुझे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आ रही। जो ओवर बिलिंग होती है, बिल तो हुकूमत के ख़जाने में जाना है जी, सरकारी खजाने में जाना है ना, तो अफसरान को किस बात की आप सजा दे रहे हैं? अफसरान ने ओवर बिलिंग कर दी, या तो उसकी जेब पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है एज ए पॉलिसी ये किया जा रहा है। तो उसको कौन पकड़ेगा? कौन ये पॉलिसी बनाता है ओवर बिलिंग हो? और किस तरह से लाइनमैन को क्या फायदा है? उसकी जेब पे पैसे नहीं जाने। SDO को क्या फायदा, या एक्सीएन को या लेस्को या एस्को को जो भी है, उनको उनके खाते में जो जाने हैं, गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाने हैं, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को पैसे जाने हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं जाने। तो ये ओवर बिलिंग का फिनोमेना जो है, ये तो मुझे थोड़ा सा हुकूमत भी कोई ड्रामा कर रही है कि हमने इस तरह कर देना, तो हमने उस तरह कर देना। ये ओवर बिलिंग नेचुरली गवर्नमेंट या तो कह रहा है इतनी ओवर बिलिंग होगी, हमारे पास आ गए, हम वापस दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, ये एडजस्ट करके दे रहे हैं वापस उनको। फिर तो बात समझ आती है ना। अगर आप 20-30 अरब महीने के ले जाते हैं ओवर बिलिंग में और वापस टका नहीं करते, तो आप जितनी मर्जी बढ़ के लगाते रहें, बातें करते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, दूसरी बात ये जो मुझे इतनी फराख दिली से बिल भेजती है अब इलेक्ट्रिक, जैसे कोई यहाँ पे सारे सोने के ताजर बैठे हैं या कोई डॉलरों में कमाने वाले सारे बैठे हैं कि कोई मसला ही कोई नहीं, किसी का कोई ख्याल ही नहीं करते ना। अवाम महंगाई अपनी जगह पे, उसके ऊपर मजीद उनको ये ताज़ियाना है कि उसके ऊपर उसको बिल भेज के उसका मजीद बेड़ा करके, और गर्मी में लोड शेडिंग 12-12 घंटे की 8-8 घंटे की लोड शेडिंग, तो बिजली के पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं आप अगर लोड शेडिंग आप कर रहे हैं तो? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैंने बहुत से माहिरीन से भी पूछने की कोशिश की है,
जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है ना, कीमत जो तय की जाती है, नेप्रा जो तय करता है, वो हमारे यहाँ सारे उसमें फैक्टर्स डाले जाते हैं, एक्सपेंडिचर डाला जाता है, कितने पैसों की परचेज कर रहे हैं, गर्ची कर्जे की एडजस्टमेंट उसमें होती है, तो वो कर करा के हमारी कोई 35-36 रुपए अभी इन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है। इतने ही पैसे उसके ऊपर टैक्स के ले रहे हैं, 36 रुपए। ना गर्दिशी कर्जा खत्म हो रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अगर आप 35 रुपए में वो सारी चीजें शामिल है, जिसमें लैंड लॉसेस भी हैं, जिसमें चोरी भी है, जिसमें गर्दिशी कर्जे के लिए भी आपने एडिशनल पैसे डाले हुए हैं टैरिफ के, और बिजली की कीमत भी उसमें डाली हुई है, हर किस्म की बिजली की कीमत जो एनर्जी मिक्स हमारा बनता है। जी। तो उसके ऊपर 35 रुपए के साथ 35 रुपए आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं। 10,000 अगर बिजली का कास्ट है, 10,000 आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं पैसे? अगर आपका गर्दिशी कर्जा भी कम नहीं हो रहा, अगर आपके लॉसेस भी कम नहीं हो रहे, तो ये कोई हिसाब किताब कोई पूछने वाला नहीं शायद, या कोई बताने वाला भी नहीं है, ना किसी को समझ आ रही है कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें जो मुझे फैक्टर रहा। दूसरी ये है कि दुनिया भर में जितने भी यूटिलिटीज इस्तेमाल होती है, जैसे उसकी खपत बढ़ती है उसके ऊपर आपको कंपनसेट किया जाता है कि ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसका टैरिफ कम होता है। यहाँ उल्टा है, आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपका बिल और ज्यादा हो जाएगा। अभी और एक कर दिया है कि अगर आपने इतने यूनिट यूज किए हैं तो इतने पैसे एक्स्ट्रा आपने 1,000 रुपये वैसे देना है, या 800 देना है, या 700 देना है। हर यूनिट के स्लैब पे वो एक अलग से काम कर दिया इन्होंने। और टैक्सेस इतने अल्लाह की पनाह के वो है। फिर सजा दी जा रही है। अगर मैं रेगुलरली बिल पे कर रहा हूँ, मेरे इलाके में अगर 10 मेगावाट बिजली कंज्यूम हो रही है, उसमें 2 मेगावाट जो चोरी हो रही है, उसको टैरिफ रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर तमाम बिल पे करने वालों में स्प्लिट कर दिया जाता है। अच्छा, चोरी आपसे पकड़ी नहीं जाती, आप मुझे सजा दे रहे हैं इस बात की। आप चोर को पकड़े जाके आप मुझे क्यों सजा देते हैं कि मैं अगर रेगुलरली बिल पे कर रहा हूँ, आपका एक पैसा मैं नहीं रख रहा, तो आप मुझे सजा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल हमारी उल्टी गंगा बह रही है यहाँ हर तरीके से, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और मुल्क की इकॉनमी की तबाही फेर के रख दी है इन्होंने। ठीक है, नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है ये जो लोड शेडिंग का मसला है या बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे आपको रूट्स में क्या मुहर्रिकात नजर आते हैं? गवर्नेंस का मसला है रामीन, और ये हमें सबको पता है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस में बट रहे हैं, किन किन जगहों पे। देखिए ना, मुझे अगर मेरे घर में लोड शेडिंग हो रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के तमाम कुमकुमे भी तो जल रहे हैं ना। फिर उसके बाद ये कि जो चोरी हो रही है आपकी बिजली की, और उसको मैंने सारे यानी अवाम में बांट दिया है कि ये लॉस आप बर्दाश्त करें, तो सीधा से गवर्नेंस का मसला है, दयानतदारी नहीं है बाबा। अच्छा, ये जब राव साहब बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक अवाम में वो भी तो शामिल है ना, उनके मसाइल को कोई देख नहीं रहा। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनकी घरों में कभी लोड शेडिंग नहीं हुई, उनको बिजली के और गैस के तो बिल आते ही नहीं है, उनको उनके पासपोर्टों पे 15-20 वैलिड वीज़े हर वक्त लगे होते हैं, और उन्हें सरकारी खर्चे पे हवाई टिकट भी मिलते हैं। उनके मसाइल का कोई जिक्र नहीं कर रहा। उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल देखें कितने गंभीर हैं। ये वो लोग हैं जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं जी। पहला मसला उनका बड़ा ये है कि बेगम के साथ और बच्चों के साथ बहस चल रही है पिछले 1 महीने से कि इस दफा न्यू ईयर जो है वो यूरोप में मनाना है कि नॉर्थ अमेरिका में मना। कितना बड़ा मसला है, अंदाजा तो लगाइए मसले का। मैं तो ना बिजली के बिल को पकड़ के रो रहा हूँ, गैस का बिल ज्यादा आ गया। आपको मैं यानी अजीबोगरीब वाकया सुनाऊं जल्दी से फटाफट कि सिर्फ ये लोड शेडिंग नहीं है। हाँ। मुझे एक खत आया है और उसमें उन्होंने कहा कि मैं उसके यानी तमाम तफसील उसकी बताना नहीं चाहता, लेकिन उसमें सीन देखिए, एक आदमी है, उसकी बेटी का रिश्ता हो रहा है, लोग उसकी बेटी के पास आए हुए हाँ करने के लिए, अचानक पंखा जो चल रहा है वो बंद हो जाता है। पंखा बंद होता है तो वो समझते हैं लोड शेडिंग हुई है। इतनी देर में बेल होती है, वो जो होती है ना, जो मैनुअल बेल होती है, वो बजती है, ये आदमी बाहर जाता है, उसका मीटर ही काट दिया इन्होंने। अच्छा, उसका मीटर कटता है, वो वापस आता है, वो रिश्ता ही नहीं हो सक रहा। अच्छा, अब वो अंदर से जाके बिजली के बिल आता है, यार मैंने तो सारे बिल दिए हैं। मुझे ये बताइए कि ये मसला कोई मसला है? मसले तो ये हैं कि मेरे बेटे की जो है ना 2 साल हो गए गाड़ी का, उसने मॉडल नहीं बदला। आप किन बातों की बात कर रहे हैं? ये राव साहब किन मसाइल की बात कर रहे हैं? हमारे मसले तो ये हैं ही नहीं। हमारे मसले तो ये हैं,
हमारे मसले तो ये हैं कि जी हमने तो इस दफा छुट्टियां कहाँ मनानी है, और इस दफा जो पर्ल्स और वो जो डायमंड का सेट है वो चूंकि हमसाए के इस तरह का है तो हमने भी वैसे ही लेना है। इस वक्त की आखिरी बात जी, देखिए, ये जो हवाई टिकट पे टैक्स बढ़ गया है ना, बिजली का तो आपने हाल देख ही लिया है। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट ही बंद कर दिए हैं। वजारत खारजा ने कागज़ों की तस्दीक का ऐसा गंभीर सिलसिला शुरू किया है कि सत्यानाश हो गया लाइनों में खड़े हुए लोगों का। और इसके बाद बिजली और गैस के बिल और ये जो आप सारी बात कर रही है, और उसके ऊपर लोड शेडिंग और फिर महंगाई। मुझे ये बताइएगा, आपने जो सवाल किया ना कि अवाम जाएं तो जाएं कहाँ, यकीन कीजिए अगर अवाम कहीं जा सकते सारे के सारे मिनहसुल कौम चले जाते, बदकिस्मती ये जा नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए भी पैसे चाहिए। राव खालिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं साकिब की तरफ जाती हूँ। जी जी जी, मैं ये मसले बयान की एक बहुत छोटा सा मसला और भी है जी। पार्लियामेंट की एक कमेटी ने इस्लामाबाद क्लब के अफसरान को तलब किया है अच्छा कि वो जो मेंबरान हैं उनकी दूसरी और तीसरी बीवी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कहते पहली बीवी को रिकॉग्नाइज हम बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मसला है। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी हुई है, तो इस्लामाबाद क्लब की एडमिनिस्ट्रेशन को बकायदा तलब कर दिया गया है कि बताएं आके आप दूसरी और तीसरी बीवी को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते। जी जी जी, इस पे हम एक सेगमेंट अलग से डिज़ाइन करेंगे। साकिब, डिस्टर्बिंग इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं इस मुआशरे में। बिजली के बिलों को लेके देख लें, या फिर ट्रैवल को देख लें, या एजुकेशन को देख लें, या हेल्थ सेक्टर को देख लें, हर जगह आपको खौफनाक मंजर कशी नज़र आएगी अगर आप कहीं निचले तबके की तरफ जाते हैं। और अगर आप अच्छे तबके की तरफ जाते हैं तो आपको अय्याशी और ऐसा लगेगा जैसे कोई मसला है ही नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये जो बिजली के बिलों की ख़ास तौर पर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर ये हुकूमत वक़्त जब ये इलेक्शन में जा रहे थे तो उनकी तकारीर और उनके दावे आवाम से जो किए गए, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 300 यूनिट तक जो है वो बिजली मुफ्त फराहम करने का उन्होंने दावा किया। जी जी। और मरियम नवाज साहिबा ने 200 यूनिट तक जो है वो बिजली मुफ्त फराहम करने का दावा किया। तो वो दावे तो बहरहाल पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन जो बिजली के बिल हैं और जो महंगाई है ख़ास तौर पर, और जो अभी जो बजट पेश किया गया है उसके बाद का जो सिनेरियो है उसने आम आदमी की और गरीब आदमी की और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनकी कमर तोड़ दी है। आप किसी भी मुख्तलिफ तबकात के जो बिजली के बिल हैं वो अगर देखना शुरू करें तो अजीब सी सूरत हाल जो है वो नज़र आती है। जेलम से किसी ने वीडियो जो है वो भेजी, उस वीडियो में कोई बंदा जो है वो कह रहा है कि मेरा जो है वो 60,000 बिल आ गया है, छोटा सा मेरा घर है, तो मैं क्या करूं, मैं एक बच्चे को जो है वो बेचने आ गया हूं। बेचना तो हल नहीं है, जाहिर सी बात है, ना इस तरह का काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो बात कर रहा हूं कि जो अदम बर्दाश्त की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और ये एक मतलब एक बात कही जा रही है कि जो बिल इस दफा आए हैं वो कुछ नहीं होंगे, जो आएंगे जुलाई के अगस्त में वो जो है वो मजीद इससे जो है वो जायद होंगे। तो इसलिए जो बिजली के बिलों का वाला मामला है ख़ास तौर पर, और इसमें जो अभी मैं पढ़ रहा था, रियाम खान साहिबा जो है उन्होंने अपना जो है पिछले दिनों बिल का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक छोटा सा कमरा है, एक एसी है, एक पंखा और लाइट दो लाइट्स होंगी, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 60,000 रुपए उनका जो है वो बिल आया है। अच्छा। तो ये जो रेशो है कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बिजली के बिल भेजे किस तरह जा रहे हैं। गांव से मैंने चेक किया कि गांव में बिल की रेशो क्या है, तो एक मीटर पे 30-30, 35-35 हजार जो है वो बिल आया है। और वहां पे जो एसी है वो कम चल रहे हैं। ये उन बिलों की मैं बात कर रहा हूँ जहां पे एसी नहीं है, एयर कूलर है या पंखे, 1-2 पंखे चल रहे हैं, कुछ लाइट्स जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 35-35 हजार जो है वो बिल आ चुके हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि वो जो है वो एक्स्ट्रा भेज दिया गया है, उसको देखेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो बिल है लोग जमा भी करवा चुके हैं। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तो बिल ओवर बिलिंग जो है वो लोगों को भेज दिए बिल, और उसके बाद जो है वो अब लोग दफ्तरों में जा रहे हैं, वहां उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई उसकी दोस्ती करते रहते हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई सू करने वाला नहीं है, क्योंकि निज़ाम इंसाफ ही इतना मुश्किल बना हुआ है कि लोग जाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार इससे बेहतर है कि हम कोई उधार पकड़ के बिल दे दें, चक्कर काटने से बेहतर है। कुछ सुनेगा तो फिर भी नहीं वहाँ पर।
बिल्कुल यही जो रवैया है, आप किसी भी इस वापडा के या मुतलका जो दफातर हैं वहां पे चले जाएं, उनको बिल्कुल वो टस से मस नहीं होते। इवन वही बात जो नजमो साकिब साहब ने की कि जो लोड शेडिंग भुगतनी है वो भी आम बंदे नहीं भुगतनी है, वो खवास में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या मुख्तलिफ जगहों पे वो नहीं होगी। तो इस सिनेरियो में आप देख लें, फिर जो एक तो बिजली के बिल हैं, जो बजट पेश किया गया है, बजट में भी अशराफिया को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। और वहां पे जब ये जो वजीर खजाना साहब थे, सिर्फ आखिरी बात मैं करूंगा कि वजीर खजाना साहब जो हैं, इनके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जब अभी वजीर खजाना नहीं थे तो सुपर टैक्स लगा था। उस सुपर टैक्स को इनकी जानिब से चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वो डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे थे ये भी। और वो इस वक्त भी वो जो पिटीशन है वो इंट्रा कोर्ट अपील में वो केस जो है वो अभी भी पेंडिंग है। एक तरफ वजीर खजाना टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वो मामला जो है, तो इसका मतलब ये है कि जाती हैसियत में वो ये नहीं चाहते कि उन पे इस किस्म के टैक्सेस, इस किस्म की मुश्किलात आए, लेकिन अवाम के लिए जो है वो क्या सोच करके वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। बेशक IMF की जो शराइत थी या उसकी वजह से बिजली जो है महंगी हो रही है, फिर भी आपने देखना था PSDP जो बजट था उसको थोड़ा सा कम कर लेते। फिर GST आपने 18% लगा दिया, जो बिल्कुल गवर्नमेंट को अपने सर पे लेना चाहिए। आज सदर हाउस का और जो पार्लियामेंट का या इन जो हैं इनके जो बजट की आप देखें तो वो इंक्रीज किए गए हैं, उनके बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको खुद भी तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे मैयज लेने पड़ेंगे इनके, वहां से आपको बचत करके कम से कम जहां हो सकती है तो वो उसको आम आवाम को उसका फायदा दे, वो करने के लिए तैयार नहीं है। अशराफिया अपने लिहाज से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट किया है और आम आवाम पर जो है वो सारा बोझ डाला जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी बुरी सूरत हाल है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला वक्त ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात बात पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देना, ऐप्स बंद कर देना, इंटरनेट स्लो कर देना पाकिस्तान की हुकूमत का एक मशगला बन चुका है। एक ज़माने में यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी गई थी, कितने बिजनेसेस उससे मुतासर हुए कोई हिसाब नहीं। इलेक्शन के दौरान या किसी भी प्रोटेस्ट के पेश नज़र इंटरनेट या तो स्लो कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। ऑनलाइन कमाने वालों या फ्रीलांसर्स को इससे कितना नुकसान हुआ कोई हिसाब नहीं, कोई मदावा नहीं। चाइना की तर्ज पर रिसेंटली एक फायरवॉल सिस्टम पाकिस्तान में लगाया गया है। फिर मुहर्रम के हवाले से भी खबरें आई कि महकमा दाखिला पंजाब ने ऐप्स पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी इस महीने के दौरान, जो कि शुक्र है हुकूमत ने तो नहीं मानी। मगर सवाल यही है कि ऐसे दौर में कि जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, IT की दौड़ है, लोग ऑनलाइन बिजनेसेस पर कन्वर्ट कर चुके हैं, लाखों डॉलर्स मुल्क में इस इकॉनमी के जरिए आते हैं। रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में होने वाले इंटरनेट आउटेजेस की वजह से एक दिन में 1.3 बिलियन रुपए का लॉस रिकॉर्ड होता है। तो नजमो साकिब साहब, क्या अब हम मजीद ये पाबंदियां अफोर्ड कर सकते हैं? मुख्तसर जवाब तो ये है कि इसमें थोड़ा सा तवाज़ुन बरकरार रखने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। लेकिन आपके नाजरीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जहाँ पे कि किसी ऐप पे पाबंदी लगाई जाती है या सोशल मीडिया को, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं हसास दिनों में ख़ास तौर पे। फटाफट आपको बताऊंगा कि अप्रैल, ये अभी यानी कुछ महीने पहले 2024, सिर्फ 4 दिन में अमेरिकी कांग्रेस ने, सेनेट ने और सदर मोहतरम ने दस्तखत कर दिए उस पे। और ये चीनी कंपनी है बाइट डांस। जी। इसको कहा गया कि 9 महीने आपके पास इस पे ये करें वरना बंद, आपका टिकटॉक खत्म। अच्छा, और ये देखिए कितने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर ये बात हो रही है और वो बिल पास हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका में गलत चीज हो रही है तो पाकिस्तान में भी हो। वहां पे मकासद देखे जाते हैं क्या है। वहां पे मकसद क्या है कि इस बाइट डांस को तो यहां से निकालो, और चीन का जो यानी मुआशी सिलसिला जिसको वो ट्रेड वॉर चल रही है उसके जिम्मन में को फॉरेन पैकेज है उसको इन्होंने दाएं बाएं करना है। बड़ा विजन है वहां पे तो ये मकसद है। यहाँ पे क्या मकसद होता है जी, इनके पास क्या रीजन होते हैं? आवाज दबानी है।
अगर कोई आज़ादी इजहार राय है तो उस पर को कदगन लगानी है। गवर्नेंस के मसाइल हैं इनकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से निमटना है तो सबसे पहले तो इसको बंद किया जाए। फिर यह कि दहशत गर्दी के वाकयात की, और ये यहाँ पे जो है ना ये इसकी बात बनती है क्योंकि उस वक्त जो है ना ये आपका सोशल मीडिया, आपका ये जो आपके सेल फोन वगैरह हैं, इन्हीं के जरिए सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये इस किस्म के मसाइल जो हैं उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। मैं इस वक्त की आखिरी बात करूंगा। देखिए, आपके सर में अगर दर्द होता है ना रामीन, तो आप अपना गला काट के सर अलहदा नहीं कर देते कि चूंकि अब दर्द तो खत्म हो गया लेकिन आपने सर काट दिया है। तो जब सर में दर्द होता है तो पैनाडोल ढूंढते हैं, कोई एस्प्रिन ढूंढते हैं। अब हमारे यहाँ इस हुकूमत को, जो खासतौर पे इस वक्त हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको तो अपनी एग्जिस्टेंस सर्वाइवल के मसाइल पड़े हुए हैं। उनमें ये इतनी सोफिस्टिकेशन और इतने हसास मामलात की इस तरह की चीज़ें, सवाल पैदा नहीं होता कि उनका दिमाग में वो आए और वो इस तरफ सोचें कि आपको जिन जिन जगहों पे मसाइल हैं, सोशल मीडिया के जिन जिन जगहों पे मसाइल हैं, उन जगहों पे दलील दे के वहां पे पाबंदी लगाएं। पूरे के पूरे सोशल मीडिया को ही आपने ब्लॉक कर दिया तो उससे तो बहुत सारे नुकसान होंगे, लेकिन पाकिस्तान में अवाम का नुकसान हो रहा है, इसकी फिक्र किसको है? बिल्कुल ठीक बात है। राव खालिद साहब, डेमोक्रेसीज में इस वक्त एक बड़ा चैलेंज यकीनन ये बना हुआ है कि जैसे फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर है वो भी एक मसला है, उससे कैसे कॉम्बैट किया जाए। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है सेंसरशिप भी नहीं कर सकते क्योंकि एक फ्री स्पीच का नैरेटिव भी है, वो भी एक आइडियोलॉजी है जो कि एग्जिस्ट करती है। तो ज़ाहिर ये एक चैलेंज बना हुआ है, मगर जिस तरह से हमारी हुकूमत इन चीज़ों को हैंडल करती है, ये ठीक लगती है आपको अप्रोच? मैं नजम साकिब साहब की बात सुना तो मेरे जहन में एक हमारे पंजाबी में मिसाल देते हैं। हाँ। कि जो अप्रोच वो उसको डिपिक्ट करती है कि हमारी अप्रोच क्या है हुकूमत की, कि गवांडी दी कंध डिग जाए भावें अपना बच्चा थले आ जाए। ठीक है, हम पड़ोसी की दीवार गिराने पे लगे रहते हैं, बेशक अपना बच्चा नीचे आके मर जाए लेकिन हमने वो दीवार जरूर गिरानी है। तो इस किस्म की अप्रोच है कि हम अपना नुकसान ये नहीं देखते कि आप 1, 2, 4, 5 जो भी चीज़ें उनको रोकने के लिए, किसी बयानिए को रोकने के लिए, किसी प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए आप जो स्टेप ले रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो ये देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि आप दुनिया के साथ कनेक्टिविटी जो है, ग्लोबल विलेज की आपने बात की, वो कनेक्टिविटी जो है उससे आप बाहर कैसे जा सकते हैं। क्या आप उसका हिस्सा नहीं है दुनिया का? आपको मरीख पे रह रहे हैं, आप इसी दुनिया का हिस्सा हैं, यहीं पे आप रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगा के, चीज़ें रोक के तो आप उससे कोई बेहतरी हो जाएगी, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं होगी। अगर हुकूमत चाहती है कि उसके बारे में कोई अच्छी राय कायम हो, अच्छी चीज़ें हों, तो वो तो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। वो आप कारकर्दगी अपनी बेहतर करेंगे। सोशल मीडिया कहाँ तक झूठ से आपको गिरा सकता है या आपको बदनाम कर सकता है। जब बातें ठीक कर रहे होंगे, आप अमल ठीक कर रहे होंगे, लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक बंदा जो आप बिजली बिलों की बात की है, महंगाई की बात की है, वो पिस रहा है, उसको लगेगा नहीं यार मेरी सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो कौन हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे को या किसी चीज़ को सुनेगा बुनियादी तौर पे। दूसरी बात होती है रेपुटेशन की। अगर आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, सोशल मीडिया बंद कर लें, आप जो मर्जी बंद कर लें, उससे ना मुल्क के अंदर को फ़र्क पड़ेगा ना मुल्क से बाहर को फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इखलाकी गिरावट की बात करते हैं कि कोई इखलाकी गिरावट पता नहीं पैदा हो रही है, या इस किस्म की भी कहते हैं जी ज़ुबान बयान ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये तो सदियों का किस्सा है, आज की बात थोड़ी है। इखलाकी गिरावट का मुआशरे शिकार रहे मुस्लिहीन जो आते रहे इतने ज़्यादा दुनिया में पैगाम लेके, जो तो वो इसलिए आते रहे, उन मुआशरों को ठीक करने के लिए आते रहे। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आती इसका मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं। ये पाबंदी लगा के नुकसान जितना हमें हो रहा है, आपने फिगर्स भी बताए, उसकी वजह से डेस्परेशन बढ़ रही है। वो यंगर जनरेशन जो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर रही है, डॉलरों में या बाकी फॉरेन करेंसी में आपको पैसे बहुत से आ रहे हैं, बहुत सा बिजनेस चल रहा है आपका, उसको आप तंग कर रहे हैं, उसको आप बार बार तंग कर रहे हैं। उनके बिजनेसेस कई के बंद भी हो चुके हैं जो बाहर की कंपनीज के साथ कर रहे थे, रिमोट जो काम कर रहे थे बच्चे,
तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं जी नौजवान नस्ल में मुल्क व कौम की मोहब्बत पैदा हो, तो वो तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अगर हुकूमत की मोहब्बत पैदा करने के लिए करें तो हुकूमत से तो मोहब्बत नहीं होती, हुकूमत से तवक्कुआत होती हैं। हुकूमत से होता है कि वो आपकी कोई बेहतरी का सोचेगी, उम्मीदें होती हैं उससे मोहब्बत उस वक्त होती है जब वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरती है, बल्कि उन उम्मीदों से बढ़ के कुछ करती है। तो इस तरह से मोहब्बत पैदा नहीं होगी। आप जो मर्जी कर ले, आप ये नफरत के बीज बो रहे हैं और ये इसी तरह से फिर उसका नतीजा भी वैसे ही निकलेगा। आप सोशल मीडिया बंद कर दें, कुछ भी बंद कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, ये चीज़ें बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है साकिब, डिजिटल मीडिया पर आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या, और यही जो तर्ज एक है रवैया हम देखते हैं हुकूमतों का कि आकर बस बंद कर दो, ज़ुबान बंदी कर दो, सेंसर कर दो, ये अप्रोच फ़ायदे से ज़्यादा क्या वाकई उनको भी नुकसान ही पहुंचा रही है, उनकी साख ख़राब हो रही है? ये तो हैरान कौन है कि ये अप्रोच आज इनकी है क्या। ये मतलब 90 की दिहाई समझ रहे हैं या आज से 20-25 साल पहले समझ रहे हैं खुद को, ये मतलब हैरान कौन है। अंदाज़ा लगाएं कि 17 फरवरी को एक्स की जो बंदिश होती है और आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म भी, वज़ीर दाखिला भी, वज़ीर ख़ारजा भी, वज़राए आला भी, सदर भी, वज़ीर इत्तलात भी, तमाम इदारे, डिवीजन्स, मिनिस्ट्रीज़, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, हर जो है वो हुकूमती इदारा एक्स को इस्तेमाल कर रहा है। ये मतलब इससे बड़ी कोई हैरानकुन बात हो सकती है कि आपने पाबंदी लगाई हुई है और इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। या तो ये है कि उन्होंने कोई अपने लिए जो है वो एक्स खोला हुआ है, या ये है कि वीपीएन, कोई पेड वीपीएन उन्होंने लिया होगा। इससे बड़ी कोई हैरानकुन बात हो सकती है कि अगर आपने पाबंदी लगाई हुई है तो कम से कम खुद तो इस्तेमाल ना करें ना। चले कोई अगर शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई वीपीएन लगा के, तो वो तो चले जवाब अपना दे लेंगे। तो जी, तो इसके अलावा आप देखें यूट्यूब है, एक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये सारे अब पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं है। पिछले 2-3 साल में आप देख लें, 4-5 साल में देख लें कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं मुख्तलिफ इदारों में। और जो ग्रेजुएट्स हैं वो तो आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, हर जो है वो उससे आ रहे होते हैं। तो उनके लिए आप ये रास्ता बंद कर रहे हैं। ये तो मतलब अजीब सी सूरत हाल है कि वो लोग जो अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और वो क्रिएटिव माइंड करके, खुद मेहनत करके, खुद कुछ चीज़ें क्रिएट करके वो जो है वो लाते हैं, लोग देखते हैं, उसके बाद रेवेन्यू भी आता है, वो उनके एक फ्रीलांस वो कमाई का जरिया भी बन रहा है, उसको जो है वो आप बंद कर रहे हैं। हैरान कौन है, एक तरफ महंगाई का लेवल आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमती जो है इक़दामात देख लें। चाहिए तो ये कि आप यहाँ पे पेपाल, अमेज़न, इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक्स जो है पिछले कुछ अरसे में उन्होंने पे करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि जिस अकाउंट के साथ आपने कनेक्ट करना है वो पाकिस्तान में उसकी सहूलत ही मौजूद नहीं है। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, आईटी को आपने आगे लेकर जाना है, ना कि जो है उसको पीछे धकेलना, और पीछे धकेली नहीं जा सकती। ये बड़ी क्लियर बात है, पीछे नहीं धकेली जा सकती, आपने इसको आगे ही लेकर चलना है और आगे की सोच होनी चाहिए। हुकूमत वक्त चे जाए कि आप 200 अरब या कुछ जो है वो अरबों रुपए फायर वॉल पर लगाएं, ठीक है, वो भी आप अपने इक़दाम जो करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि एंटी स्टेट उस पर कोई आए, कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसी एक्टिविटीज हो, लेकिन वो तकरीबन 3-4% होती हैं। बाकी लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं और बड़ा अच्छा काम हो रहा होता है। उसको बजाय इसके कि उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत के उस पर हर्डल्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, और साकिब ये जो अभी मुहर्रम के हवाले से खबरें आई थी, ज़ाहिर है ये तो अब उन्होंने नहीं किया, इसको प्रोसीड नहीं किया, लेकिन ये वजह क्या थी? पंजाब हुकूमत क्यों चाह रही थी कि मुहर्रम के दिनों में ऐप्स बंद कर दी जाएं? चले ठीक है, फ़ोन के सिग्नल समझ आता है, कोई दहशतगर्दी का मसला ना हो, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मामला ना हो, लेकिन ऐप्स को बंद कर देना, इसके पीछे क्या मसला क्या था इनको? ये खबर तकरीबन रात को 9 बजे आई थी। मैं मुख्तलिफ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, वहाँ चले मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ लोग तो चले वो कह के ये मुखालिफ है या उनके मुखालिफ ज़हन रखता है, जो उनके हक में लिखने वाले थे वो भी हैरान थे कि ये कैसी तजवीज़ इन्होंने दी है, कैसी सिफारिश इन्होंने कर दी है जो आज तक नहीं हुआ। मतलब वो एक ज़माना था ना, होता था कि और कुछ भी नहीं तो डबल जो सवारी है ना मोटरसाइकिल को, उस पर पाबंदी लगा दो, मतलब कुछ भी नहीं होना, मतलब इवन एंड इवन ये भी कि उस पर कोई कभी कोई वाकया नहीं हुआ फिर भी पाबंदी लगा दो। अब जो है वो एक नया, अच्छा आज तक ऐप्स पे पाबंदी इस तरह नहीं लगी,
हाँ। एक आध दफा शायद कोई थोड़े टाइम के लिए होगी, लेकिन कभी नहीं लगी। तो उन्होंने सिफारिश कर दी और सब हैरान थे, इसीलिए फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उसको जो है वो नहीं माना। बिल्कुल, चलें, शुक्र है ये फैसला किया। नजमू साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए आज आप नाज़रीन के लिए? जी शुक्रिया अमीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी। नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हो गई। पार्टी का नारा है बदलेंगे निज़ाम। वाह। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, ये तब्दीली की बात हमने सुनी और फिर जिस किस्म की तब्दीली आई वो भी हम सब ने मिलके देखा। ज़रूरी सवाल ये है कि निज़ाम बदलने से आपकी मुराद क्या है? क्या जमहूरियत की जगह कोई और तर्ज हुकूमत लाने का इरादा है या मकसद सिर्फ मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में डालना है? वेरी इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया है कि हालिया बजट में गरीबों पर ज्यादा बोझ डाला गया। हालिया बजट में गरीबों पर ज्यादा बोझ डाला गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि बजट मंजूर कराने के बाद, जो कि आपकी यानी साथ देने की वजह से हुआ, बजट मंजूर कराने के बाद इस तरह की बात करके आपको गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने का आइडिया किसने दिया? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।